हेलो डियर स्टूडेंट्स, यू ऑल आर वेरी वेरी वेलकम। आज अपन लोग क्लास 11 का एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। आज अपन लोग एटम के बारे में डिस्कस करेंगे, बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक जाएंगे बेटा अपन लोग। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक आपका। आ जाओ। एटम को अपन लोग बोलते हैं परमाणु, ठीक है। एटम, एक बात सुने, आप लोग छोटी क्लासों में एटम वर्ड बहुत बार सुना है, परमाणु का नाम बहुत बार आपने सुना है, आप लोग अच्छे से जान भी पा रहे हो। लेकिन छोटी क्लासों में जब बात करते हैं तो आपको एटम को लेकर के इतना ही बताया जाता है कि ये जो है तत्व का सबसे छोटा रूप होता है जिसे आगे और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता। अपन ये कहते हैं तत्व का वह सरलतम रूप जिसे और आगे अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता, क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। तो आज अपन लोग इसको क्या है कि बड़े लेवल पर लेके चलेंगे। आप लोग बिल्कुल छोटे 10th स्टैंडर्ड से ऊपर आ रहे हैं अपन लोग, तो करते आओ। देखो अपन बात करें जो आपका एटम शब्द है, एक ग्रीक भाषा जो है, ग्रीक लैंग्वेज, उसका एक वर्ड आता है एटोमियो। एटोमियो वर्ड से लिया गया है, ठीक है, जिसका अर्थ क्या है? जिसका अर्थ है अविभाज्य, अनब्रेकेबल, यानी कि जिसको और आगे तोड़ा नहीं जा सकता। जैसे अपन सपोज करें इसकी कहें, इसको अपन छोटे छोटे तोड़ते जाए तो एक बिल्कुल छोटा सा स्मॉलेस्ट पार्टिकल आ जाएगा, एक स्थिति ऐसी आएगी, और जिसको आगे अपन तोड़ नहीं पाएंगे तो वो उसका क्या होगा? परमाणु, उसको नाम देंगे। देखो वैसे तो एटम के बारे में, परमाणु के बारे में अपने ऋषि मुनियों ने बताया। जैसे पहले एक ऋषि हुए थे महर्षि कणाद, ठीक है, उन्होंने जो अपन जिसको आज एटम बोल रहे हैं उसको उन्होंने पहले उस टाइम पे भी क्या बोल दिया था? कण नाम दे दिया था। लेकिन क्या अपन बात करें आज के टाइम की साइंस की बात करें तो इसमें साइंस में सबसे पहले एटम को जो इंट्रोड्यूस कराया वो कराया डाल्टन ने, ठीक है। डाल्टन ने क्या कहा कि भाई इस एटम के बारे में बताया। क्या डाल्टन ने इस परमाणु के लिए परमाणुवाद का सिद्धांत भी दिया, जिसमें उन्होंने कुछ बातें बताई। क्या बातें बताई? सुनना कि डाल्टन ने कहा, डाल्टन जो आपका साइंटिस्ट है, सबसे पहले कौन ने बताया? डाल्टन ने बताया, जॉन डाल्टन ने। डाल्टन क्या कह रहा है? देखो डाल्टन ये कह रहा है, डाल्टन ये कह रहा है कि परमाणु के लिए उन्होंने क्या कहा कि प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। उन छोटे छोटे कणों को इन्होंने क्या नाम दिया? परमाणु नाम दिया। और उन्होंने कहा कि परमाणु पदार्थ का सरलतम रूप है जिसे आगे और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता। डाल्टन ने ये बात बताई। इसके साथ उन्होंने एक दो प्रॉपर्टीज और भी बताई। उन्होंने कहा क्या कि भाई एक तत्व के सारे परमाणु सभी गुणधर्मों में एक जैसे होते हैं, और जबकि दूसरे जो पदार्थ है उससे गुणधर्मों में क्या होंगे? बिल्कुल भिन्न होंगे। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि भाई जो परमाणु है, समान परमाणु, ठीक है, समान या असमान परमाणु आपस में मिलते हैं और मिल करके अणु या यौगिक का निर्माण करते हैं। ये बात भी इन्होंने बताई। इसके बाद इन्होंने एक इंपॉर्टेंट बात ये बताई थी कि परमाणु जो है उसे भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा ना तो उसको बनाया जा सकता है, ना उसको सरल तत्वों में तोड़ा जा सकता। ना तो सरल तत्वों से उसको बना सकते हैं और ना ही उसको सरल तत्वों में तोड़ सकते हैं। ये किसने बताया था? डाल्टन ने बताया था। तो भाई उस समय देखो क्या था, डाल्टन जब ये सिद्धांत दिया था, ये बात है सन 1808 के आसपास की बात है। तो उस समय क्या, जो साइंस थी इतनी डेवलप नहीं थी। लेकिन बाद में जैसे जैसे खोजें होती गई, अपन के नाभिकीय संलयन विखंडन की प्रोसेस जो सामने आई, प्रक्रियाएं सामने आई, तो उस समय सभी वैज्ञानिकों को पता चल गया। और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की खोजें हुई तो सभी को ये लग गया आइडिया कि परमाणु जो है पदार्थ का सबसे छोटा कण नहीं है, इसको और भी आगे विभाजित किया जा सकता है। इसको जब और आगे देखते हैं इसके अंदर आपको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन ये सारे मिलते हैं, और भी छोटे पार्टिकल्स और मिलते हैं। तो फिर उसके बाद ये जो डाल्टन ने जो बताया कि अविभाज्य है, ठीक है, इसको ना तो सरल छोटे तत्वों से ना तो उसको बना सकते हैं, ठीक है, और ना इसको सरल तत्वों में तोड़ सकते हैं। ऐसा कुछ ये जो था, ये परिभाषा इसकी क्या हो गई? इसकी गलत सी लगने लग गई। तो उस स्थिति में इसकी परिभाषा को चेंज करके दूसरी परिभाषा दी गई थी। वो क्या है? तो एटम के लिए जो सबसे सूटेबल परिभाषा है वो क्या है? देखो, तत्व का वह सरलतम रूप जो उस तत्व विशेष
कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता हो, परमाणु कहलाता है। इसको क्या कहा, इसको कैसे कह सकते हैं और अपन लोग कि सिंपलेस्ट पार्ट ऑफ एन एलिमेंट which can take part their chemical reaction। अपन ने सिंपल से कहा कि तत्व का वह सरलतम रूप जो उसकी रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग ले सकता हो उसको क्या कहेंगे अपन लोग, परमाणु अपन लोग नाम देते हैं। तो अब देखो सुनना, अब अपन ने कहा ऐसे इसकी ये परिभाषा क्यों सही है, क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉन जैसे उसको तोड़ा अपन लोगों ने, परमाणु को और आगे निकाला तो प्रोटॉन निकले, इलेक्ट्रॉन निकले, न्यूट्रॉन निकले, तो वो तो सभी तत्वों के जैसे होंगे। ठीक है, ये थोड़ी कि भाई हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन अलग है, ठीक है, हीलियम का इलेक्ट्रॉन अलग है, नहीं, वो सब एक जैसे हैं। वो हाइड्रोजन की एक रिएक्शन विशेष की बात करें तो उसकी व्याख्या वो नहीं कर पाते हैं। तो अपन ने कहा कि ये परमाणु तत्व का सरलतम रूप भी है, साथ में ये ऐसा होना चाहिए सरलतम जो उसकी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सके। ये बात इसकी निकल करके आई। ठीक है, तो ये आपकी डेफिनेशन हुई इसकी सूटेबल, जो आपको डेफिनेशन देने आगे से आप क्या दोगे कि तत्व का वह सरलतम रूप जो उस तत्व विशेष की रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग ले सके। ठीक है, वो क्या कहलाएगा, परमाणु कहलाएगा। ठीक है, अब परमाणु की बात हो गई। अब अपन ने जैसे चला कि पहले तो कहा कि सबसे छोटा रूप है, इसको आगे तोड़ नहीं सकते। अब जैसे जैसे खोजे हुई तो पता चल गया इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, प्रोटॉन भी होते हैं, न्यूट्रॉन भी होते हैं, तो सारी बातें आई। ठीक है, एक जनरल से मैं आपको बताऊं, देखो सुनना, अपन कहते हैं कि परमाणु जो है, परमाणु दो भागों में बटा होता है, नाभिक और नाभिक बाह्य क्षेत्र। बाह्य क्षेत्र में क्या होते हैं भाई, निश्चित ऊर्जा के वर्ताकार कक्षक होते हैं भाई, वर्ताकार मार्ग होते हैं, उनको क्या कहते हैं, कोश कहते हैं। तो बीच में तो मिला नाभिक, ठीक है, न्यूक्लियस। ठीक है, और ये बीच में ये आपको जो सर्कल दिख रहे हैं, वो सारे क्या हैं, कोश हैं। क्या है, कोश। इनको अपन बोलते हैं शेल बोलते हैं अपन लोग। ठीक है, KLMN जो अपन बोलते हैं ना, जैसे के कोश, LMNOP ऐसे चलते जाएंगे बेटा। ठीक है, अब देखो एक बात सुनना, इनके अंदर कोशों की मैं बात करूं, कोशों को आगे और बढ़ते हैं। ये कोश होता है वो अंदर खुलता है किसमें, उपकोश में। उपकोश को बोलते हैं सब सेल। ठीक है, और ये उपकोश है वो खुलता है किसमें खुलता है, कक्षक में। कक्षक इसको बोलते हैं क्या, ऑर्बिटल। ठीक है, और कक्षक के अंदर देखते तो क्या मिलेंगे अपन लोगों को, इलेक्ट्रॉन आपको मिलेंगे, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये लो, ये इसके अंदर के खाने हो गए बेटा। ठीक है, किसकी, ये कोशों के अंदर की। कोशों में क्या मिलेंगे आपको, इलेक्ट्रॉन आपको चक्कर लगाते हुए मिल जाएंगे बेटा। ये कौन मिलेंगे, इलेक्ट्रॉन। और जब नाभिक की बात करें तो नाभिक के अंदर आपको दो चीज़ें दिखेंगी, कौन कौन, इसमें आपको प्रोटॉन भी दिखेंगे और प्लस इसमें आपको क्या दिखेंगे, न्यूट्रॉन। आ गई बात, यानी कि आपको एक बात पता चली क्या, कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो होंगे नाभिक के अंदर। ठीक है, और अपन कहें इलेक्ट्रॉन होंगे इसके अंदर, कोशों में। ठीक है, कोशों में भी क्या, कोश के अंदर देखेंगे तो उपकोश के अंदर देखेंगे कक्षक, और कक्षकों में क्या मिलेगा आपको, इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, वो लगातार चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, एक जनरली बात करें, जो एटम होता है, एटम की रेडियस की बात करें तो ये होती है 10⁻⁻10 मीटर की। ठीक है, और अगर अपन देखें किसकी रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, नाभिक की त्रिज्या अपन देखें तो कितनी होती है, 10⁻⁻15 मीटर की।
ये इनकी रेडियसों की बात हो गई, ठीक है। जैसे इसका न्यूक्लियस का रेडियस यहाँ तक का कितना होगा 10⁻⁻15 मीटर, और अगर यहाँ से यहाँ तक का देख कोष तक का, बाह्यतम कोष तक का, तो कितना होगा 10⁻⁻10 मीटर। ये जर्नल की बात हुई, ठीक है। अब आगे अपन क्या करें, जब अब एटम को लोग डिस्कस कर रहे हैं तो अब एटम के अंदर के जो पार्ट होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, उनकी भी थोड़ी थोड़ी बातें अपन लोग करेंगे। करें तो आओ, इसको मैं थोड़ा सा हटाता हूँ। अब देखो सुनना क्या कह रहे हैं अपन लोग। अपन ने ये देख चुके हैं कि भाई एटम जो होता है, एटम को जब अपन और आगे देखते हैं इसके अंदर घुस करके, तो आपको 3 पार्टिकल और भी मिलेंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इनको सामूहिक रूप से बोलते हैं अपन लोग परमाणु के मूलभूत कण। तो आ जाओ, लिखते हैं अपन क्या, परमाणु के मूलभूत कण। क्या, फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम, फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम। तो अपन ने कहा भाई एटम के अंदर क्या क्या मिलेंगे, 3 चीज़ें मिलेंगी। कौन कौन सी? पहला, इसके अंदर पहला मिलेगा आपको इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन, इसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे? ई से, ठीक है। दूसरा आपको मिलेगा क्या, सेकंड, कौन मिलेगा? प्रोटॉन, इसको किसे रिप्रेजेंट करते हैं? पी से। और तीसरा आपको मिलेगा इसमें कौन? तीसरा आपको मिला न्यूट्रॉन, इसको किसे बताएंगे अपन लोग? एन से। हो गया, चलो ठीक है। अब आगे सुनना, अपन ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनकी खोज की अगर बात करें, खोज, तो देखो खोज के लिए एक छोटी सी ट्रिक मैं बता दूं आपको। यहाँ पर देखो E2 पे र और क्या ना छ, ठीक है। यानी कि ऐसे आया पूरा ईट पर ना, देखो कैसे। E फॉर इलेक्ट्रॉन खोज की जे थॉमसन ने, P फॉर प्रोटॉन, इसकी खोज की रदरफोर्ड ने, और N फॉर न्यूट्रॉन, इसकी खोज किसने की? जेम्स चैडविक ने, ठीक है। तो यहाँ पे अपन बता देते हैं इलेक्ट्रॉन खोजकर्ता कौन है? जे थॉमसन, ठीक है। इस प्रोटॉन की खोजकर्ता कौन है? प्रोटॉन का खोजकर्ता अपन ने लिखा है रदरफोर्ड, ठीक है। और ये कौन आ गया? जेम्स चैडविक। ये तीनों अपन ने खोजकर्ताओं की बात कर दी। अब देखो अपन एक एक को लेके चले, एक एक को के साथ सबकी कंपेयर करते चले अपन लोग, ठीक है। ये खोजकर्ता हो गया। अब पार्टिकल की बात करें, कण कैसा है? कण, तो पार्टिकल की बात करें कण की, तो अपन कहते हैं इलेक्ट्रॉन है, ये क्या? ऋणावेशित पार्टिकल है। कैसा है? ऋणावेशित, ठीक है। नेगेटिव पार्टिकल, तो अपन ने कहा ऋणावेशित कण है, नेगेटिव पार्टिकल, ठीक है। उसके बाद इसकी बात करते हैं किसकी? प्रोटॉन की। तो प्रोटॉन के लिए अपन कहेंगे, प्रोटॉन आपको सबको पता है धनावेशित कण होता है। क्या होता है? धनावेशित कण। तो अपन ने कहा ये लो धनावेशित कण, पॉजिटिव पार्टिकल हो गया। और इसके लिए अपन बोलते हैं जो आपका न्यूट्रॉन है वो उदासीन पार्टिकल होता है। तो आ जाओ, उदासीन कण, तो अपन ने न्यूट्रल पार्टिकल अपन इसको नाम दे दिया, ठीक हुआ। अब देखो आगे आओ, आगे मैं क्या करूं, डिस्कवरी हो गई, पार्टिकल्स को बता दिया कैसा कैसा है। अब इनकी बात करते हैं चार्ज की, ठीक है। तो अपन ने कहा अगला कहा चार्ज, आवेश, चार्ज की अपन लोग बात करें तो देखो अपन कहें इस पे सिंपल सा, ये इलेक्ट्रॉन है, इस पे 1 इकाई ऋणावेश मिलता है। क्या? 1 इकाई ऋणावेश, 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो 1 इकाई ऋणावेश है, तो ऋणावेश की वैल्यू कितनी होगी? -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। हो गया। नेगेटिव में चार्ज होगा ये,
अब बात करें इलेक्ट्रॉन पर जितना चार्ज होता है ना उतना ही सेम चार्ज किस पर होता है, प्रोटॉन पर होता है। किस पर होता है, प्रोटॉन पर। लेकिन फर्क कितना होगा, वो पॉजिटिव वैल्यू की अपोजिट चार्ज होगा। तो यहाँ पे अपन ने कहा इसमें होगा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। आया यहाँ तक का, ठीक। अब बात करें जो आपका न्यूट्रॉन है, तो न्यूट्रॉन की बात मैं आपको बता दूं कि न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। उदासीन कर अपन ने कहा, तो इसका अपन ने जगह खाली छोड़ दिया, कोई आवेश नहीं, ठीक है। अब ये बात तो भाई डिस्कवरी हो गया, कण का आवेश कैसा है वो आ गया, आपका चार्ज की वैल्यू आपको पता चल गई। एक इनके वेट की और बात कर ले, मास की, द्रव्यमान, मास द्रव्यमान के अपन लोग बात करें, ये आ जाओ एक मिनट, ये द्रव्यमान मास, ठीक है। तो मास में अपन लोग कहें, ये एक बात ध्यान रखें कि भाई इलेक्ट्रॉन है ना, इसका मास बहुत कम होता है। कितना होता है, 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम, बहुत कम वैल्यू है। कितनी कम मैं बताता हूँ, देखो। अब बात करते हैं प्रोटॉन की, बात करो पहले कि प्रोटॉन का जो मास है वो होता है कितना, 1.67 × 10⁻⁻27 kg आया। अच्छा एक बात बताओ, अब देखना यहाँ से, इन दोनों वैल्यू में से पूछूं तो आप बताओ बड़ी वैल्यू कौन सी है, बताओ। बिल्कुल कभी ये मत सोचो ना पावर यहाँ पे ज़्यादा है तो ये बड़ी वैल्यू हो गई, नहीं, पावर ज़्यादा है लेकिन वो माइनस की है, यानी कि बहुत ज़्यादा कम हो गया। यहाँ पे माइनस की वैल्यू है यहाँ पे, लेकिन कम वैल्यू है, तो यानी कि ये बड़ी वैल्यू है। और अपन देखें अगर कंपेयर करें, ये जो है इसकी तुलना में 1835 टाइम क्या है, भारी होता है। ध्यान रखना इस चीज़ को कि प्रोटॉन का जो द्रव्यमान है इलेक्ट्रॉन से 1835 टाइम क्या होता है, 35 गुना भारी होता है। और अपन बात करें सेम जो द्रव्यमान है चार्ज किसका होता है, न्यूट्रॉन का। प्रोटॉन के बराबर द्रव्यमान किसका होता है, न्यूट्रॉन का। तो अपन ने क्या कर दिया, 1.67 × 10⁻⁻27 kg, ऐसे अपन लोग बात कर दी। तो इस तरीके से अपन ने बताया कि भाई क्या नाम से खोज किसने की, कण कैसा है, आवेश कितना होगा, द्रव्यमान कितना होगा। और इनका एक अपन ये भी कह दें क्या कि स्थान मिलेगा कहाँ पे। अगर आपको इलेक्ट्रॉन ढूंढना है तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा, ठीक है। आपको प्रोटॉन ढूंढना है तो कहाँ जाना पड़ेगा, आपको न्यूट्रॉन ढूंढना है तो कहाँ जाना पड़ेगा। अगर आपको इलेक्ट्रॉन ढूंढना है, अगर आपको इलेक्ट्रॉन ढूंढना है तो आप क्या करोगे, अगर आपको इलेक्ट्रॉन ढूंढना है तो आप जाओगे कक्षक में। कहाँ जाओगे, कक्षक में, ऑर्बिटल में जाओगे। अगर आप प्रोटॉन चाहिए तो आप जाओगे कहाँ पे, नाभिक में, नाभिक, न्यूक्लियस में जाओगे। आपको ये भी चाहिए तो भी आप खा जाओगे, नाभिक में ही जाना आपको पड़ेगा। ये लो, न्यूक्लियस में आपको जाना पड़ेगा। बेटा यहाँ तक की बात क्लियर हुई। अब चलो ये तो आपकी जनरल सी बात हुई। अब परमाणु जो होता है, परमाणु से रिलेटेड दो वर्ड आते हैं क्या, परमाणु, एक तो आता है क्रमांक और एक आता है द्रव्यमान संख्या। परमाणु द्रव्यमान, परमाणु भार बोलते हैं इसको, एक बोलते हैं परमाणु क्रमांक। तो वो चीज़ें क्या होती है वो भी बात करेंगे। एक बार इसको आप कॉपी कर ले बेटा, पोज करके। चलो आगे करता है अगला। देखो अपन बात कर रहे हैं किसकी, मैंने कहा दो वर्ड और आते हैं से रिलेटेड, तो उन दोनों की बात कर रहा हूँ। पहला वर्ड क्या है, परमाणु क्रमांक, इसको बोलते हैं बोलो एटॉमिक नंबर से। इसको रिप्रेजेंट करते हैं बोलो किसे, जेड से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जेड से, ठीक है। और दूसरा आपके पास आता है परमाणु भार, ठीक है। इसको बोलते हैं बोलो एटॉमिक मास, ठीक है। इसको अपन लोग रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल ए से। हो गया। अब देखो अपन बात करें कि ये चीज़ तो क्या होती है और ये चीज़ क्या होती है। तो अपन कहेंगे परमाणु क्रमांक को लेकर के, परमाणु क्रमांक क्या होता है, तो इसको एक सिंपल सी कहें कि कोई भी परमाणु, उसके नाभिक में कुल कितने प्रोटॉन है, उन प्रोटॉन के नंबर को ही क्या कहेंगे अपन लोग, इसका परमाणु क्रमांक कहेंगे। तो कैसे कहें, परमाणु के नाभिक में उपस्थित कुल प्रोटॉनों की संख्या क्या कहलाती है, क्या कहलाती है, परमाणु क्रमांक कहलाती है।
परमाणु क्रमांक कहलाती है। इसको इंग्लिश में अपन चाहे तो कैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स present in the nucleus of an atom is called atomic number। ठीक है बेटा। अच्छा ये बात तो गई क्लियर। अब एक बात सुनना, कोई उदासीन परमाणु के लिए अपन बात करूँ, एक नोट लगा के ध्यान रखना, क्या कि उदासीन परमाणु के लिए अपन कहते हैं कि कुल प्रोटॉनों का जो नंबर होता है ना, कुल प्रोटॉनों का नंबर वो इक्वल होता है किसके, कुल इलेक्ट्रॉनों के। टोटल नंबर ऑफ पी बराबर होता है टोटल नंबर ऑफ ई, यानी कि जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही क्या होता है उसमें नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो ये आपका क्या क्लियर हुआ है, परमाणु क्रमांक। अब अपन लोग बात करेंगे किसकी, परमाणु भार की। तो आज परमाणु भार की बात करते हैं अपन लोग। परमाणु भार को कैसे आप लोग याद करोगे, तो देखो परमाणु भार को अपन लोग लेके चलें तो परमाणु भार के लिए कहते हैं किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित कुल प्रोटॉनों एवं न्यूट्रॉनों की संख्या का योग। तो अपन कहें यह है, इसकी परिभाषा बात करें, यह है किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित कुल प्रोटॉनों व न्यूट्रॉनों की संख्या का योग है। कैसे लिखेंगे इसको, इट इज द सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन। ऐसा अपन लोग करेंगे। इसको अगर फॉर्मूला देना चाहें तो क्या होगा, A इजगल टू P, ठीक है, प्लस N, ठीक है, P, और आपको पता है P बराबर किसको होता है, Z के। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, इसको ऐसे लिख सकता हूँ, और A इजगल टू Z प्लस N। अगर मैं N निकालना चाहूँ, न्यूट्रॉन निकालने, अगर मुझे मान लो कोई कहते हैं न्यूट्रॉन की संख्या निकाल के बताओ, तो आप कहेंगे N इजगल टू क्या होगा, A माइनस Z। आप ऐसे आप लोग कर सकते हो, आपको A निकालना है तो आप ऐसे निकाल सकते हो। ठीक है। अच्छा एक बात तो सुनो, अब मैं एक बात और बताऊँ आपको कि कोई भी एटम है उसमें अगर आपको ये सिंबल हो गया, आपको एटॉमिक नंबर हो गया, आपको द्रव्यमान संख्या अगर आपको बतानी है तो आप लोग कैसे बताओगे, वो भी चीज़ आप लोग समझो। देखो कैसे बताएंगे, देखो ध्यान से देखना कि परमाणु को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम में बात करें कि कोई भी एटम है उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे। तो देखो अब सुनना, जैसे मान लो ये एक्स तो क्या है, सिंबल है, ये क्या है, एक्स क्या है, सिंबल। तो इसके नीचे जो आएगा, जो भी नंबर आएगा जेड, यानी कि एटॉमिक नंबर तो आता है नीचे, एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक, और जो परमाणु भार होगा यानी कि वो आएगा ऊपर। कैसे, ये क्या है आपका एटॉमिक मास, यानी कि परमाणु भार आपका। ठीक है, ये क्या आपका प्रतीक। अब सुनो एक बार ध्यान से, जैसे मान चलो मुझे हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करना है तो मैं कैसे करूँगा, हाइड्रोजन का सिंबल ये रहा, ठीक है, और उसके बाद इसका एटॉमिक नंबर, इसमें प्रोटॉन का नंबर कितना टोटल 1, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 1, और इसका मास भी कितना है 1, तो मैंने निकला 1H1। जैसे सपोज करूँ मुझे किसका लगा सोडियम को रिप्रेजेंट करना, तो कैसे करूँगा Na, और इसका एटॉमिक नंबर कितना आया बताओ, कितना होता है 11,
तो ये लो 11 और यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं 23 का मास। ठीक है, एक बात और ध्यान रखें, जब सिंबल में 2 लेटर आने हो तो फर्स्ट लेटर हमेशा किस में होगा, कैपिटल में, और सेकंड लेटर हमेशा किस में होगा, स्मॉल में। ठीक है, जैसे मान चलो अगर आपने कभी सोडियम को ऐसे के स्थान पर अगर ऐसे लिख दिया तो ये ध्यान रखना, इसको सोडियम नहीं माना जाएगा, गलत है, केवल यही सोडियम आपका माना जाने वाला है। तो इस तरीके से आप लोगों ने आज बेसिक जो टॉपिक था आपका एटम के बारे में आप लोगों ने बेस लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक आप लोगों ने पढ़ाया आज। ठीक है, इससे रिलेटेड बाकी जो जानकारी है, इसकी खोज, भाई एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन खोज वगैरह है, उन पर विशिष्ट चार्ज है, वो अपन लोग आगे डिस्कस करेंगे बेटा। ठीक है, थैंक यू बेटा, आज के लिए इतना ही।